हेलो डियर लर्नर्स। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ अन्य टॉपिक्स जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमने देखा था कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एस और एस डैश। ये हमारे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं। इनिशियली कैसे होते हैं, ये एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, यानी ओ और ओ डैश एक दूसरे के संपाती होते हैं। तब पार्टिकल पी की पोजीशन देखी जाती है। ठीक है, पार्टिकल पी की पोजीशन के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। और कुछ टाइम बाद अगर फ्रेम एस डैश हमारा बी वेलोसिटी से मोशन करने लगे एक्स डायरेक्शन में, ये जो एस डैश है ये हमारा बी वेलोसिटी से मोशन करने लगे कहाँ, एक्स डायरेक्शन में, तब हम पार्टिकल पी की पोजीशन देखते हैं कि क्या होगी। तब पार्टिकल पी की पोजीशन कहाँ से देखते हैं, ओ से फ्रेम ओ से देखते हैं और फ्रेम ओ डैश से देखते हैं। दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस से हम पार्टिकल पी की पोजीशन देखते हैं और पार्टिकल पी की पोजीशन के लिए एक इक्वेशन निकल के आती है, आर डैश वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस का बी टी। ये हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जनरलाइज इक्वेशन निकल के आई थी। जिन भी स्टूडेंट ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके उसको देखें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, किस तरह से हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट्स को चेंज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड एक अन्य टॉपिक की, जो कि है हमारा वेलोसिटी इज वेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी जो आपकी वेलोसिटी होगी यानी वेग होगा वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा होगा, वेरिएंट होगा, बदल रहा होगा। तो इसको हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस पता होने चाहिए और फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की वेलोसिटी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माने कि व्हेन एन इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे हम मान रहे हैं इनर्शियल फ्रेम, यहाँ पे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके चलेंगे एस डैश। तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी। व्हेन एन इनर्शियल फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी। अगर हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं एस डैश और वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा जो होगा वो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर हम ऐसा मान रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, इसके सापेक्ष हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका ओरिजिन ओ है, इसका ओरिजिन ओ डैश है और ये हमारा बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये हमने लैंग्वेज में लिखी है, व्हेन एन इनर्शियल फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी बी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम एस, एस के सापेक्ष, ठीक, एंड ओरिजन्स कोइंसाइड एट टाइम टी बराबर टी डैश इज इक्वल टू 0। इनके जो ओरिजन्स होंगे शुरुआत में वो कैसे होंगे, कोइंसाइड करेंगे यानी संपाती होंगे। ये इनिशियली कंडीशन होगी। फिर यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे फॉर पोजीशन वेक्टर एच। जीटी का मतलब है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे किसके लिए, पोजीशन के लिए। ये अभी हमने आपको थोड़ा सा रिवाइज कराया था। आर डैश वेक्टर बराबर क्या होता है, आर वेक्टर माइनस का बी टी। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी के लिए निकालना है। और वेलोसिटी के लिए कैसे निकाल पाओगे, जब चेंज इन पोजीशन देखोगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों साइड्स में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट। अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आर डैश वेक्टर अपॉन में डी टी और इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी और माइनस बी टी का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कितना बचेगा, बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए आर डैश है, अपॉन में क्या है, टी, ऐसे तो होगा नहीं, डी आर अपॉन डी टी तो हमारा चेंज हो जाएगा वेलोसिटी में, लेकिन डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी हमारा चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। कौन सा वाला, टाइम वाला। वी यूज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टाइम।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज डी टी डैश बराबर क्या होता है डी टी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। तो यहाँ पे आप डी टी की जगह डी टी डैश लिख लोगे तो हमें क्या मिलेगा, डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी डैश इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस का बी वेक्टर। समीकरण 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 इज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी है इसको हमने क्या मान लिया, यू डैश, और यहाँ पे जो डी आर वेक्टर अपॉन डी टी है इसको हमने क्या मान लिया, यू। ये दोनों वैल्यूज उठा करके आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, तब आपको इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलेगा, यू डैश वेक्टर। ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू डैश में। तो यू डैश वेक्टर बराबर डी आर अपॉन डी टी हमारा किस में चेंज हो जाएगा, यू में। तो यू वेक्टर माइनस का बी वेक्टर हमारा चल ही रहा है। यही हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन होगी। और ये जो यू डैश और यू है वो है हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम एस डैश के सापेक्ष हमारी ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, और यू हमारी वेलोसिटी है ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू फ्रेम एस के सापेक्ष हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या मानी हमने, यू, और एस डैश के सापेक्ष क्या है, यू डैश। इन दोनों से हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या आ गई, यू डैश वेक्टर बराबर यू वेक्टर माइनस का वी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इक्वेशन आई है वही हमारी इक्वेशन क्या कहलाएगी, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इस इक्वेशन से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि दिस इक्वेशन क्लियरली शोज दैट द वेलोसिटी इन फ्रेम एस डैश, जो भी हमने लिखा है, इज नॉट सेम एज इन द फ्रेम एस। यहाँ पर जो वेलोसिटी एस डैश फ्रेम की है वो बिल्कुल सेम नहीं है ये किसके, वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस के। तो यहाँ से आपको प्रूफ होता है इस इक्वेशन नंबर 4 से कि वेलोसिटी इज वेरिएंट है, नॉट सेम टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम क्या करें, अगर हम इसको इस तरह से लिखना चाहें इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर अगर यू वेक्टर का मान निकालें तो यू वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यू डैश वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा। यहाँ से हमें मिला है यू वेक्टर बराबर यू डैश वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे जो इक्वेशंस हैं ये रिलेशंस बता रहे हैं किसके लिए, गैलीलियन लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ वेलोसिटीज के लिए। तो यहाँ से हम वेलोसिटीज के एडिशंस के लिए भी इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है वेलोसिटीज के लिए वो कैसा रहता है, वेरिएंट, सेम नहीं होती हैं दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो वेलोसिटी होती है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है या क्वेश्चन दे करके आपसे घुमा के पूछ सकता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है। तो क्या ऑप्शन सही होगा, वेरिएंट, यानी नॉट सेम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सीलरेशन इज इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्सीलरेशन हमें बताना है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एक्सीलरेशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑब्टेन्ड बाय, क्या करना पड़ेगा, जो हमने इक्वेशन निकाली वेलोसिटी वाली उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4 निकाली ना अभी हमने लास्ट में, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 4। तो वहां से हमारे पास इक्वेशन 4 आई थी यू डैश वेक्टर बराबर यू वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 आई थी। इसका अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी यू डैश वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू वेक्टर अपॉन
dt, और जो b वाला टर्म है ये 0 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिकॉज b इज कांस्टेंट। हमारी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी से ही तो फ्रेम एस डैश मूव कर रहा था, तो b कांस्टेंट है, तो dv बराबर क्या हो जाएगा? 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। du डैश वेक्टर अपॉन dt, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से। dt डैश को हम क्या लिख सकते हैं? dt, ठीक है, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से चेंज करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? du डैश वेक्टर अपॉन dt डैश इज इक्वल टू du वेक्टर अपॉन dt, और ये हमारा क्या बन गया? du डैश वेक्टर अपॉन dt डैश चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगा हमारा? टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगा? a डैश वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, जहां पर a डैश वेक्टर हमारा क्या होगा? एक्सीलरेशन इन फ्रेम s डैश, और a वेक्टर हमारा क्या होगा? एक्सीलरेशन इन फ्रेम s। और यहाँ से जो प्रूफ होके आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? एक्सीलरेशन कैसा है? इनवेरिएंट। ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन जो है वो इनवेरिएंट रहता है। अब अगर हम जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें पार्टिकल जो रखा हुआ है उसका मास m मानते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें m से, तो m a डैश वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? m a वेक्टर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? f डैश वेक्टर इज इक्वल टू f वेक्टर। तो अगर हम यहाँ से इस रिजल्ट को देखें तो ये रिजल्ट क्या बता रहा है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में न्यूटन का सेकंड लॉ कैसा रहता है? इनवेरिएंट। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो हमने पहले पढ़ा था वेलोसिटी कैसी रहती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, और अब हमने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन कैसा रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। कैसा रहता है? इनवेरिएंट। देखो कहीं चेंज हो रहा है, a डैश वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, जबकि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही थी, u डैश वेक्टर बराबर u वेक्टर माइनस का भी था, ठीक है। और यहाँ पर इसी में अगर हम फ्रेम s में पार्टिकल जो रखा हुआ है उसका अगर हम मास मान लेते हैं m, तो यहाँ से हमारा m a डैश वेक्टर इज इक्वल टू m a वेक्टर आ जाएगा, और इसको हम f डैश वेक्टर लिख सकते हैं और इसको f वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमारा वो भी कैसा होगा? इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो दो ऑब्जेक्टिव इधर बहुत अच्छे से आपके बनते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सीलरेशन कैसा रहता है? इनवेरिएंट, और दूसरा न्यूटन का सेकंड लॉ कैसा रहता है? इनवेरिएंट, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक लास्ट क्वेश्चन और है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, जो कि आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फिजिक्स का बहुत ही रोचक एक ऐसा टॉपिक है, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेलियर निकल के आया था। तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं अपने लोग। पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर आएंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट पे, और फिर आपको पढ़ाएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स। तो बने रहिए, देखते हैं अगला टॉपिक। अब ये हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द मोमेंटम रिमेन्स इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमें ये प्रूव करना है कि जो मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है? इनवेरिएंट। तो उसके लिए हमें ये फिगर पहले बनाना पड़ेगा कि फ्रेम एस और एस डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। ये लैंग्वेज में आपको इसी तरह से लिखना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप लिखना चाहें तो साथ साथ में इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कॉपी पेन साथ में लेकर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को नोट नहीं करेंगे, चीज़ें समझेंगे नहीं, तो फिर ये क्लास देखने का आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको चीज़ें नोट भी करते हुए चलना है। बाकी आपको पीडीएफ के रूप में नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो साथ साथ में की नोट्स भी बनाते हुए चलिए। मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है एग्जाम में। एस और एस डैश दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। फ्रेम एस डैश जो है वो फ्रेम एस के सापेक्ष v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जो फ्रेम एस डैश है हमारा वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेम एस में दो पार्टिकल्स मानेंगे m1 और m2 मासेस के। m1 और m2 मासेस के पार्टिकल्स मानेंगे p और q, जो आपस में क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। कोलिजन करने से पहले कुछ उनकी वेलोसिटीज होंगी और कोलिजन करने के बाद भी उनकी कुछ वेलोसिटीज होंगी, जो हम यहाँ पे क्रमशः कोलिजन करने से पहले वेलोसिटी u1 और u2 मानेंगे, और कोलिजन करने के बाद उनकी वेलोसिटीज जो पार्टिकल p और q हैं उनकी वेलोसिटी v1 और v2 रिस्पेक्टिवली मानेंगे। कहाँ से? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन o से।
ठीक है। यहाँ पर जो ऑब्जर्वर O होगा उसको पार्टिकल P की जो वेलोसिटी पहले दिखेगी वो u1 दिखेगी कोलिजन करने से, और Q की जो वेलोसिटी होगी वो क्या दिखेगी u2। अब जब ये कोलिजन कर लेंगे आपस में तब इनकी वेलोसिटी O को क्या दिखेगी b1 और b2। सेम इसी तरह से फ्रेम S डैश पर स्थित ऑब्जर्वर O डैश को जो पार्टिकल P और Q है इनकी वेलोसिटीज क्या क्या होंगी, कोलिजन से पहले पार्टिकल P की जो वेलोसिटी होगी उसको क्या दिखेगा ऑब्जर्वर O डैश को u डैश u1 डैश, ठीक है, और पार्टिकल Q की जो वेलोसिटी होगी वो इसे क्या दिखेगी u2 डैश O डैश को। और ऐसे ही जब इनका कोलिजन हो जाएगा और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज होंगी वो रिस्पेक्टिवली v1 डैश और v2 डैश दिखेगी, किसकी, p और q की। ये आपको लैंग्वेज में लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन लॉ फॉर फ्रेम S। किसके लिए, सबसे पहले फॉर फ्रेम S। फ्रेम S के लिए आप एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो फ्रेम S के लिए अगर हम बात करें, फ्रेम S के लिए क्या हो जाएगी 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी बिफोर कोलिजन। ऐसे ही एनर्जी आफ्टर कोलिजन हमारी क्या हो जाएगी 1/2 m1 b1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 स्क्वायर। ये हमारी क्या हो गई, एनर्जी आफ्टर कोलिजन हो गई, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हमारी ये एनर्जी हो गई और ये एनर्जी बिफोर कोलिजन हो गई, किसके लिए, फ्रेम S के लिए। ऐसे ही फॉर फ्रेम S डैश, अगर फॉर फ्रेम S डैश के लिए हम लिखें तो फ्रेम S डैश के लिए भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं, एनर्जी बिफोर कोलिजन और एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो एनर्जी बिफोर कोलिजन फ्रेम S डैश के लिए क्या हो जाएगी 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2 डैश का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि फ्रेम S डैश के लिए वेलोसिटीज जो है हमारी u1 डैश और u2 डैश है बिफोर कोलिजन। ऐसे ही आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, एनर्जी हमारी 1/2 m1 v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 b2 डैश स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। अब क्या करोगे, आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, कौन से वाले, वेलोसिटी वाले, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज करोगे। वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने देखा था, u डैश बराबर क्या था, u माइनस का b। यहाँ से अगर हम चेंज करें तो u1 डैश हमारा क्या हो जाएगा u1 माइनस b, ठीक है। और ऐसे ही u2 डैश हमारा क्या हो जाएगा u2 माइनस का b, और b1 डैश हमारा क्या हो जाएगा b1 माइनस का b, एंड b2 डैश हमारा क्या हो जाएगा b2 माइनस का b। ये सारी वैल्यूज उठा करके आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन नंबर 2 पे ये वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 या पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख सकते हैं आप, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 या सेकेंड। इक्वेशन सेकंड में जैसे ही आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, और m1 u1 डैश की जगह क्या लिखेंगे हम u1 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/2 m2 u2 डैश की क्या जगह क्या लिखेंगे u2 माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1/2, और m1 b1 डैश की जगह हम क्या लिखेंगे b1 माइनस b का स्क्वायर, होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर लगेगा सब में, और प्लस 1/2 m2 b2 डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं b2 माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें ये जो होल ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं ये दोनों तरफ खोल दीजिए, फिर देखो क्या बनता है, देखते हैं। 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2u1 b प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस का 2u2b बराबर में हमारा क्या रहेगा, बराबर में हमारा 1/2 और m1 b1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b1b। इसी तरह से यहाँ पे हमारा प्लस का 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2v2b। अब दोनों तरफ हम देखेंगे, यहाँ इस पूरी इक्वेशन में अब हम दोनों तरफ देखेंगे, जो हमारा कैंसिल आउट हो रहा होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी चीज़ें लिखी रहने देंगे। अब इस इक्वेशन में आप पूरी इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे ही 1/2 m2 बी स्क्वायर से 1/2 m2 बी स्क्वायर ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो बचा हुआ है वो हम लिख लेंगे, तो क्या बचा हमारा 1/2, ठीक है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस का 2u1v ये हमारा बचा, प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर माइनस का 2u2v बचा, बराबर के इधर हमारा बचा है 1/2 m1 v1 स्क्वायर माइनस का 2v1b प्लस 1/2 m2 b2 स्क्वायर माइनस का 2v2b। ये हमारा जो इक्वेशन बची है कैंसिल आउट होने के बाद वो हमने यहाँ पे आपकी लिख दी है। अब देखते हैं क्या करना है इसमें। अब ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, और जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम माइनस कर देंगे, तो वहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगी जो इक्वेशन हमें चाहिए है मोमेंटम की। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। जैसे ही आप इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो ये इक्वेशन 3 हमारी लिखी हुई है, इक्वेशन 1 हम इसके नीचे ही लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं। हम माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर, और ये भी हमारा इस टर्म में माइनस हो जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, और बराबर के उधर भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस 1/2 m1 b1 स्क्वायर माइनस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो माइनस होने के बाद ये यहाँ पे हमारा 1/2 m1 u1 स्क्वायर ये और 1/2 m1 u1 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 m2 u2 स्क्वायर ये और 1/2 m2 u2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वेशन 1 को हमने इसके नीचे ही लिख के माइनस कर दिया, आप चाहे पूरी इक्वेशन लिख करके माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1/2 m1 b1 होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे b1 होगा, सॉरी, तो b1 स्क्वायर और ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 m2 b2 स्क्वायर ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो हमारी इक्वेशन बची हुई है वो हम लिख देते हैं, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होने के बाद हमारा क्या बचेगा 1/2 m1 और इसकी मल्टीप्लाई होगी अंदर माइनस का 2u1b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस हमारा रहेगा तो क्या बचेगा माइनस का m1 और साथ में u1b। ऐसे ही यहाँ पे 1/2 m2 हमारा अंदर जाएगा माइनस के साथ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का m2 u2b, ठीक है। ऐसे ही बराबर के उधर 1/2 m1 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 m1 b1b, और ऐसे ही 1/2 m2 भी अंदर जाएगा, माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का m2 b2b। अब आप चाहे तो पूरे में से b कॉमन ले लीजिए और माइनस को भी निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें क्या मिलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। यहाँ से हमने b भी कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दिया है और माइनस को भी खत्म कर दिया है, तो ये हमारा मिल गया है मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मोमेंटम होता है वो कैसा रहता है, इनवेरिएंट। ये प्रूफ हो गई बात। आपको इसको प्रूव करने के लिए पहले 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस लेने पड़े। फ्रेम एस डैश हमारा फ्रेम एस के सापेक्ष b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फ्रेम एस में कोई 2 पार्टिकल हमने p और q माने, m1 और m2 मासेस के, उनके कोलिजन से पहले हमने वेलोसिटीज देखी u1 u2 और कोलिजन के बाद वेलोसिटीज देखी v1 और v2।
ऑब्जर्वर ओ के द्वारा ये दिखाई देगा और ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा इनकी वेलोसिटीज कोलिजन से पहले रिस्पेक्टिवली u1 डैश और u2 डैश और कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज रिस्पेक्टिवली v1 डैश और v2 डैश दिखाई देंगी। फिर हमने यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का यूज किया है फॉर फ्रेम एस, एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ऐसे ही सेम हमने फ्रेम एस डैश के लिए एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वेशन 1 और 2 बनाई। अब हमने क्या किया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया था वेलोसिटी वाला। वेलोसिटी का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने आपको बताया था, u डैश बराबर क्या होता है u माइनस का v। यहाँ से u1 डैश बराबर क्या हो जाएगा u1 माइनस v, u2 डैश बराबर u2 माइनस v और v1 डैश बराबर v1 माइनस v और v2 डैश बराबर v2 माइनस v। अब ये सारी जो वैल्यूज हमने निकाली हैं ये उठा के इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुट कर दी। तो इस तरह से हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुई। इसका होल ऑफ स्क्वायर हमने खोल दिया, दोनों तरफ होल ऑफ स्क्वायर खोलने के बाद जो कट रहा था उसको काट दिया बराबर के दोनों तरफ और फिर जो बचा था उसको लिख लिया और बचे में से फिर इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस किया। इसके नीचे ही इक्वेशन नंबर 1 के हमने टर्म्स लिख लिए, जो कैंसिल आउट हुआ उसको काट दिया, शेष बचा हुआ इस तरह से लिख लिया। पूरे में से b इधर निकाला कॉमन, इधर निकाला b कॉमन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस भी बाहर निकाल के खत्म हो गया। इस वजह से हमें क्या मिला, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 b1 प्लस m2 b2। ये क्या हो गया हमारा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हमें प्रूव करना था, मोमेंटम रिमेन्स इनवेरिएंट इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हो सकता है इस पर क्वेश्चन बना के दे दें या आपसे किसी तरह से पूछ लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हमने जनरलाइज्ड इक्वेशन निकाल के दिखाई थी। जनरलाइज्ड इक्वेशन क्या होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको उसमें रॉड की जो डिस्टेंस होती है उसको कांस्टेंट प्रूव करके दिखाया था। आज हमने वेलोसिटी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन लिखी और फिर एक्सीलरेशन के लिए देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कैसा रहता है, इनवेरिएंट रहता है। फिर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ भी देखा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट रहता है। अभी हमने यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में जो मोमेंटम होता है उसको इनवेरिएंट प्रूव किया है। तो इस तरह से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स का सबसे बड़ा फेलियर माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।